सुंदर सलाद से सुसज्जित प्लेट। ये सलाद खाने में बहुत स्वादिष्ट और पौष्टिक होते हैं। इसमें आमतौर पर इस्तेमाल होने वाली सलाद सब्जियों के साथ साथ विशिष्ट सब्जियां भी हैं। इस तरह के सलाद आज भारत में बहुत प्रचलित हो रहे हैं। इन सब्जियों को कच्चा भी खाया जा सकता है और पकाकर भी। इनका उपयोग आज सैंडविच बनाने में बहुत होता है। उत्तर भारत में विशिष्ट सब्जियों से एक खास पुलाव भी बनाया जाता है और ये चीनी व्यंजनों का मुख्य हिस्सा है। इन सभी स्वादिष्ट और पौष्टिक विशिष्ट सब्जियों में एक सब्जी बहुत तेजी से प्रचलित होती जा रही है। इस सब्जी में विटामिन और खनिज प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। इस सेहतमंद और पौष्टिक सब्जी का नाम है आइसबर्ग लेट्यूस। आइसबर्ग गोल आकार की पत्तेदार सब्जी है जो हर प्रकार के सलाद का मुख्य हिस्सा होती है। इसे जितनी तेजी से उगाया जाता है उससे कई गुना तेजी से इसकी खपत और मांग बढ़ती जा रही है। ये पत्तेदार सब्जी किसानों को बहुत मुनाफा दिला रही है। आइए बात करें सुंदर हरी और पौष्टिक पत्तेदार सब्जी आइसबर्ग लेट्यूस की। आज आइसबर्ग लेट्यूस सब्जी विक्रेताओं व बावर्चियों की सबसे पसंदीदा सब्जी है। आइसबर्ग लेट्यूस देखने में बिल्कुल पत्ता गोभी की तरह होती है। इसका इस्तेमाल मुख्यतः सलाद बनाने के लिए किया जाता है, लेकिन इसके पत्तों की खासियत यह है कि ये खाने में मीठे और करारे होते हैं। इसका आकार एक खरबूजे से लेकर तरबूज तक हो सकता है। ये पूरे विश्व में इतनी प्रचलित है कि इसे सलाद का मुख्य हिस्सा कहते हैं। आज मंडी में इसकी बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए इसकी कृषि अन्य विशिष्ट सब्जियों के मुकाबले खेत के ज्यादा बड़े भाग में की जाती है। आइए देखें इसकी कृषि क्रिया। अगस्त से अक्टूबर तक का समय सबसे उचित होता है आइसबर्ग की कृषि के लिए। साथ ही आइसबर्ग को वहां उगाना सबसे उचित होता है जहां का तापमान थोड़ा ठंडा हो। 13 से 20 डिग्री सेल्सियस के बीच का तापमान आइसबर्ग की कृषि के लिए सबसे उत्तम होता है। ऐसा अनुकूल वातावरण और तापमान भारत के कई क्षेत्रों में पाया जाता है। यदि आपके क्षेत्र का तापमान आइसबर्ग की कृषि के लिए अनुकूल ना हो तो आप अपने खेत में ग्रीन हाउस बनाकर आइसबर्ग की सफल कृषि कर सकते हैं। ग्रीन हाउस बनाने की विधि या इसमें इस्तेमाल होने वाले नेट या कपड़े की विस्तृत जानकारी आप अपने नजदीकी कृषि विज्ञान केंद्र से प्राप्त कर सकते हैं। आइसबर्ग को वैसे तो किसी भी प्रकार की मिट्टी में उगाया जा सकता है, पर बलुई या बलुई दोमट मिट्टी में सबसे अच्छी फसल की प्राप्ति होती है। बलुई मिट्टी की खास बात यह है कि इसमें पानी का ठहराव बिल्कुल नहीं होता है और ये जरूरत के हिसाब से पानी का संचयन कर नमी को भी बरकरार रखती है। यदि मिट्टी में पानी के संचयन की क्षमता ना हो तो किसान जैविक खाद मिलाकर मिट्टी की संचयन क्षमता और पोषक तत्वों को भी बढ़ा सकते हैं। मृदा वैज्ञानिकों के अनुसार मिट्टी की जांच करवा लें जिससे मिट्टी की अम्लता को संतुलित किया जा सके। आइसबर्ग की सफल कृषि के लिए मिट्टी में पीएच मान 6 से 6.5 के बीच होना जरूरी है। मिट्टी जांच या अन्य किसी जानकारी के लिए किसान अपने नजदीकी कृषि विज्ञान केंद्र से सहायता प्राप्त कर सकते हैं। किसान भाइयों, कोई भी फसल चाहे फूलों की हो, सब्जियों की हो, अनाज की हो, उसकी फसल अगर हमें सफलतापूर्वक लेनी है, अधिक से अधिक उत्पादन अगर लेना है तो हमें मृदा परीक्षण अवश्य करा लेना चाहिए। मृदा परीक्षण में हमें उसकी जो पीएच मान कितना है, ईसी कितनी है, हमारी भूमि में नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास की कितनी मात्रा प्रयुक्त है और सूक्ष्म पोषक तत्व की क्या उपलब्धता है। हर फसल में अपनी अलग रिक्वायरमेंट होती है। किसी में नाइट्रोजन की ज्यादा मात्रा चाहिए, किसी में फास्फोरस की ज्यादा, किसी में पोटास की ज्यादा। तो हम तभी उस मात्रा को पूर्ण कर सकते हैं जब हमें पता हो कि हमारी भूमि में इन पोषक तत्वों की क्या उपलब्धता है। तो सबसे पहले 1 एकड़ खेत में हम कम से कम 5 जगह से मृदा परीक्षण लेते हैं। उसके लिए हम ऊपर की जो 1 इंची की लेयर होती है उसे हटा के और 1 फीट गहरा गड्ढा खोद देते हैं। उस 1 फुट गहरे गड्ढे से नीचे से ऊपर तक की मिट्टी हम 1 मुट्ठी निकाल देते हैं। इसी तरह से पूरे 1 एकड़ के जो क्षेत्रफल है
उसमें 5 जगह से कम लेंगे, उस सबको मिक्स करके और 250 ग्राम के आसपास जो मृदा होती है उसे हम मृदा परीक्षण लैब में ले जाकर टेस्ट करा लेते हैं। तो सबसे पहले सब्जी, कुछ फसलें हमारी ऐसी होती हैं जो अधिक पीएच मान में सफलतापूर्वक हो जाती हैं, लेकिन ज्यादातर जो फसलें हैं वो हमारी 6.5 से 7.5 के बीच अगर पीएच मान है तो उसमें फसलें सफलतापूर्वक होती हैं। अगर 7.5 से 8 या 8.5 अगर पीएच मान है तो उसमें वो फसलें सफलतापूर्वक नहीं हो पाती हैं। उनमें जितनी हमें उपज मिलनी चाहिए वो नहीं मिल पाती है और उसमें पोषक तत्वों की मात्रा भी हमें ज्यादा प्रयोग करनी पड़ती है, क्योंकि ज्यादा पीएच मान होने से पौधे जो है भूमि में उपलब्ध पोषक तत्वों को आसानी से ग्रहण नहीं कर पाते हैं। मेड़ पर सबसे पहले 1 इंच की गहरी और सीधी लकीर खींच ली जाती है। इसके बाद इन बीजों को 1.5 इंच की समानांतर दूरी या 1-1 उंगली की दूरी पर लगाना शुरू कर दिया जाता है। आज ये किसान खेत की जुताई कर रहे हैं। खेत की जुताई 3 से 4 बार करनी चाहिए। जमीन की जुताई तब तक की जाती है जब तक मिट्टी बिल्कुल भुरभुरी ना हो जाए। कृषि विज्ञान केंद्र की सलाह अनुसार मिट्टी में जैविक खाद का नियत मात्रा में ही इस्तेमाल हो और इस बात का ध्यान रखा गया है। आखिरी जुताई से पहले किसान खेत में 4 से 5 ट्रॉली सड़ी गोबर की खाद मिला देते हैं, जो फसल के सफल विकास में एक अहम भूमिका निभाती है। सर्वप्रथम हमें ऐसा करना होता है कि हमें अपने पीएच मान को नॉर्मल रखने के लिए उसमें हरी खाद का प्रयोग करेंगे, या गोबर की खाद है या हमारी कार्बनिक खाद है। कार्बनिक खादों में जैसे हमारी नीम की खली है, बोन मील है, जिप्सम है, इन पोषक तत्वों का प्रयोग करने से हमारी भूमि की उर्वरा शक्ति बढ़ जाती है। कृषि विशेषज्ञों की सलाह के अनुसार खेत में मेड़ का निर्माण करने से पहले प्रति एकड़ 50 किलोग्राम नाइट्रोजन, 30 किलोग्राम फास्फोरस और 30 किलोग्राम पोटाश को मिला दिया जाता है। आज इन्हें रोपण के लिए बीज से पौध तैयार करने की प्रक्रिया शुरू करनी है। किसान उच्च गुणवत्ता वाले बीजों को बाजार या कृषि विज्ञान केंद्र से खरीद सकते हैं। प्रति 10 ग्राम बीज की कीमत लगभग 400 से 450 रुपए होती है और 1 एकड़ में कृषि करने के लिए 50 से 60 ग्राम बीजों की आवश्यकता होती है। बीज लगाने के लिए किसान ने अपने खेत के इस भाग का चुनाव किया है। इसके बाद किसान बीज लगाने के लिए ऊंची मेड़ का निर्माण करते हैं। मेड़ पर सबसे पहले 1 इंच की गहरी और सीधी लकीर खींच ली जाती है। इसके बाद इन बीजों को 1.5 इंच की समानांतर दूरी या 1-1 उंगली की दूरी पर लगाना शुरू कर दिया जाता है। बीज लगाने के तुरंत बाद ही इस मेड़ पर पानी डाल दिया जाता है। 1 सप्ताह के भीतर बीजों का अंकुरण हो जाता है और लगभग 25 दिन में बीज स्वस्थ पौध का रूप ले लेंगे। जैविक खाद के मिश्रण के कारण इस मेड़ पर खरपतवार बहुत तेजी से पनपने लगते हैं। किसान बीज लगाने से 7 दिन बाद और फिर अगले 10 दिन बाद खरपतवार की निकोनी बहुत सावधानी पूर्वक करते हैं। हर 1 दिन के अंतराल में पानी और 7 दिन के अंतराल में खाद उपलब्ध करा के किसान 25 दिनों में आइसबर्ग की स्वस्थ पौध को तैयार कर लेते हैं। एक और तरीका है आइसबर्ग की बीजों से पौध की प्राप्ति का। ये तरीका उन क्षेत्रों में अपनाया जाता है जहां तापमान अत्यधिक गर्म या सर्द रहता हो, या फिर किसानों को अपने खेत में नर्सरी बनाकर पौध तैयार करने में कोई परेशानी आ रही हो।
ऐसी परिस्थिति में किसान निजी नर्सरी विक्रेताओं से आइसबर्ग की तैयार पौध खरीद सकते हैं। आज भारत में जगह जगह ऐसी नर्सरी उपलब्ध हैं जहां बीजों से तैयार पौध को किसानों की मांग के अनुसार तैयार किया जाता है। नर्सरी में किसान कृषि ट्रे में कोकोपीट और केचुए की खाद के मिश्रण से पौध को तैयार करते हैं। इस तरीके से तैयार की गई पौध बिल्कुल स्वस्थ और रोग मुक्त होती है। यदि किसान रोपण का दिन तय कर लें तो 30 दिन पहले नर्सरी में आइसबर्ग पौधों का ऑर्डर जरूर दे दें। ये नर्सरी विक्रेता इन पौधों की पूरी देखभाल कर उचित दाम पर किसानों को स्वस्थ पौध मुहैया करवाते हैं। ऐसे ही एक विक्रेता हैं अभिजीत, जो इस काम को कई सालों से कुशलता पूर्वक करते आ रहे हैं। मैं अपनी नर्सरी के लिए ज्यादा से ज्यादा बीज खरीदता हूँ, जिससे बीज सस्ते भाव में मिल जाते हैं। मैं किसानों को भी सस्ते दाम पर पौध बेचता हूँ। नर्सरी से पौध खरीदने से उनके समय की बचत हो जाती है। आमतौर पर पौध 1 महीने में तैयार हो जाती है। मैं यहाँ अपनी नर्सरी में पौध तैयार करके किसानों को उपलब्ध कराता हूँ। मेरे पास से पौध खरीद कर वो पौध को अपने खेत में लगा देते हैं। इस तरह उनका 1 महीना बच जाता है। बढ़ती जनसंख्या की चिंता करने की जरूरत नहीं। उनका 1 महीना बचने का मतलब है जो फसल 3 महीने में तैयार होती है वो 2 महीने में तैयार हो जाएगी। पर्याय ये है कि 1 महीने की बचत होने से किसान 1 वर्ष में 2 की जगह 3 या 4 फसल उगा सकते हैं। अगर इस प्रक्रिया को किसानों ने अपना लिया तो किसान ज्यादा से ज्यादा उत्पादन के साथ साथ देश की एक बड़ी आबादी का पेट भर सकते हैं। नर्सरी बनाकर रोपण के लिए पौध तैयार करने या नर्सरी विक्रेताओं से तैयार पौध खरीदने के कुछ फायदे भी हैं। यदि किसान हर 30 दिन पर बीज लगाकर पौध उगाएं और सही समय पर इसका रोपण करें तो ये साल भर आइसबर्ग की सफल कृषि कर सब्जी मंडी में इसकी आपूर्ति को सुनिश्चित कर सकते हैं और अच्छा मुनाफा भी कमा सकते हैं। जब तक एक फसल का रोपण होगा तब तक दूसरी फसल कटाई के लिए तैयार हो चुकी होगी। किसान आज रोपण के लिए तैयार हैं। रोपण के लिए निर्धारित जगह पर मेड़ का निर्माण हो चुका है। जैविक खाद और अन्य सूक्ष्म पोषक तत्वों से युक्त ये मेड़ रोपण के लिए बिल्कुल तैयार है। अब किसान पौध का रोपण करते हैं। रोपण के वक्त इस बात का ध्यान रखा जाता है कि पौध से पौध की दूरी 1.5 फीट या लगभग 1 हाथ हो। जड़ों को जमीन में 1 उंगली की गहराई तक रोपना चाहिए और जड़ों के पास मिट्टी को अच्छी तरह से दबा देना चाहिए। इससे जड़ें जल्द से जल्द मेड़ की मिट्टी को पकड़ लेती हैं और इनका सफल विकास आरंभ हो जाता है। आइसबर्ग की कृषि करते समय इस बात का खास ध्यान रखा जाता है कि मिट्टी में नमी बरकरार रहे। आइसबर्ग की कृषि के लिए अधिक पानी की आवश्यकता होती है, इसलिए इसे स्वस्थ रखने के लिए खेत में हर दूसरे दिन सिंचाई करनी जरूरी होती है। ये किसान फव्वारा प्रणाली से सिंचाई कर रहे हैं। बहाव सिंचाई के मुकाबले फव्वारा सिंचाई से 60 से 70% पानी की बचत हो जाती है। यदि आपके क्षेत्र में सिंचाई के लिए पानी कम हो तो आप टपक सिंचाई प्रणाली के इस्तेमाल से भी पौधों की सिंचाई कर सकते हैं। बस इतना ध्यान रहे कि सिंचाई में प्रयुक्त पानी मीठा हो और मिट्टी में नमी बनी रहे। पूरे भारतवर्ष में ट्यूबवेल्स का और जो पानी का लेवल है वो दिनों दिन गिरता जा रहा है, जिससे हमारे जो ट्यूबवेल्स हैं वो जितना पानी हमें सिंचाई के लिए मिलना चाहिए उतना उपलब्ध नहीं हो पा रहा है। और दूसरे बिजली की समस्या, डीजल की समस्या से भी हम किसान भाई जूझ रहे हैं, जो कि फसल को जितना पानी देना चाहिए उतना नहीं मिल पाता है, जिससे जो हमारा उपयुक्त उत्पादन होना चाहिए वो नहीं हो पाता है। इन सब परेशानियों से बचने के लिए हम किसान भाइयों को यही राय देंगे कि वो बूंद बूंद प्रणाली वाला ड्रिप इरिगेशन का जो पद्धति है उसे अपनाएं। इन फसलों को अगर एक बार हम ड्रिप इरिगेशन से अगर करेंगे तो हमारा कुल 10% पानी से ही हम पूरे 1 एकड़ की सिंचाई कर सकते हैं, जिससे कि हमारा जो ऊर्जा है वो भी बचत होती है, आदमी की भी लेबर की बचत होती है और जो पानी हमारा वेस्ट जाता है वो भी हमारा बचता है। भारत सरकार, नेशनल हॉर्टिकल्चर बोर्ड जो दूसरे हैं वो कम से कम 50% इस पे सब्सिडी देते हैं। तो मैं किसान भाइयों से अनुरोध करूंगा कि वो कम से कम 20-25 एकड़ में अगर खेती कर रहे हैं तो 1 एकड़ खेती में वो ड्रिप इरिगेशन पद्धति को जरूर अपनाएं। खरपतवार की निकोनी करके ये किसान सुनिश्चित कर रहे हैं
कि आइसबर्ग की फसल बेहद उम्दा, स्वादिष्ट और पौष्टिक होगी। आइसबर्ग की जड़ें उथली होती हैं, इसलिए खरपतवार की सफाई करते समय बहुत सावधानी बरतनी चाहिए, जिससे कि पौधों की नाजुक जड़ों को कोई नुकसान ना पहुंचे। पौधों के सफल विकास के लिए रोपण से 7 दिन के भीतर खरपतवार की निकोनी करनी चाहिए। दूसरी निकोनी जरूरत अनुसार लगभग अगले 15 से 20 दिनों में करनी चाहिए। खरपतवार की निकोनी करके ये किसान सुनिश्चित कर रहे हैं कि आइसबर्ग की फसल बेहद उम्दा, स्वादिष्ट और पौष्टिक होगी। निराई गुड़ाई भी एक जरूरी क्रिया है। इससे खाद और पानी अच्छे से जड़ों तक पहुंच पाता है। साथ ही मिट्टी में नाइट्रोजन और फास्फोरस की मात्रा बनी रहती है। आइसबर्ग के पौधों की निराई गुड़ाई करते रहने से मेड़ पर काई नहीं जमती और इसकी संचयन क्षमता भी बढ़ जाती है। किसान जैविक खाद का इस्तेमाल पौधों के आसपास रोपण के 15 दिन बाद दोबारा करते हैं। तकनीकी शब्दों में इसे साइड ड्रेसिंग भी कहा जाता है। साइड ड्रेसिंग करने से पौधों को पोषक तत्व फिर से प्राप्त हो जाते हैं, जो सिंचाई या किसी अन्य प्रक्रिया के दौरान पानी के साथ बह गए हों। लगभग इसी दौरान कीटनाशक का भी प्रयोग किया जाता है। खेत के अनुसार उपयुक्त कीटनाशक डालने की सलाह आप अपने नजदीकी कृषि विज्ञान केंद्र से प्राप्त कर सकते हैं। अधिक रासायनिक कीटनाशक पौधों और मिट्टी को तो खराब करते ही हैं, साथ ही ऐसे खेत में उगने वाली फसल का सेवन हमारी सेहत को भी नुकसान पहुंचा सकता है। हो सके तो अपने खेत में जैविक कीटनाशक का ही प्रयोग करें। नीम का तेल या पुदीने के तेल का छिड़काव करना उपयुक्त होता है। जैविक कीटनाशक की जानकारी आप अपने नजदीकी कृषि विज्ञान केंद्र से प्राप्त कर सकते हैं। रोपण किए आज 45 दिन हो चुके हैं। कटाई के लिए आदर्श दिख रही इस फसल से भरपूर मुनाफा होगा ऐसा अनुमान है। इस चरण के आरंभ से ही किसानों को मंडी भाव पर नजर रखनी चाहिए। आइसबर्ग की फसल को 7 दिन के अंदर अंदर काट लेना चाहिए, नहीं तो इसके पत्ते गलना शुरू हो जाएंगे और जिससे इसकी गुणवत्ता में भी गिरावट आ जाएगी। इसलिए हफ्ते भर में जिस दिन मंडी में भाव अच्छा मिले उस दिन इसकी कटाई कर लेनी चाहिए। आज इस फसल की कटाई की जा रही है। आइसबर्ग को इस तरह जमीन के साथ से तेज चाकू या दराती की मदद से काटा जाता है। मंडी की मांग अनुसार आइसबर्ग को काटकर प्लास्टिक की क्रेट में रखा जा रहा है। ये आइसबर्ग बेहद ताजे और स्वस्थ दिख रहे हैं। 1 एकड़ क्षेत्रफल में 110 से 130 क्विंटल आइसबर्ग की प्राप्ति हो जाती है। इसका बाजार भाव लगभग 75 से 140 रुपए प्रति किलोग्राम होता है। मंडी में उतार चढ़ाव से भी आइसबर्ग की कीमत कम से कम 75 रुपए प्रति किलोग्राम तो मिल ही जाती है। आइसबर्ग ने किसानों को अच्छा मुनाफा दिया है। अब ये किसान इस खेत में जहां आज कटाई हुई है वहां कल जुताई करके जल्द से जल्द दोबारा आइसबर्ग के रोपण की प्रक्रिया को शुरू कर देंगे। आइसबर्ग वाकई एक नकदी फसल है। 2680 ईसा पूर्व प्राचीन मिस्र की सभ्यता के दौरान लेट्यूस की कृषि इसके बीजों से तेल निकालने के लिए की जाती थी। फिर लेट्यूस की कुछ प्रजातियों को इनके पत्तों के लिए भी उगाया जाने लगा। इन्हीं में से एक था क्रिस्पहेड लेट्यूस। एक अमेरिकी दंत कथा के अनुसार एक किसान के खेत में आइसबर्ग लेट्यूस अनायास उग गया, जो दूसरे लेट्यूस से मीठा और अधिक जायके वाला था। ऐसा ज्ञात होते ही लेट्यूस के कृषकों ने इसकी उन्नत किस्मों को उगाने के लिए शोध प्रारंभ कर दिए।
सन 1894 में विलियम एटली बर्पी बीज कंपनी ने व्यावसायिक तौर पर इसके बीजों को बेचना प्रारंभ किया। सन 1923 के पहले तक इसको क्रिस्पेड लेट्यूस के नाम से ही जाना जाता था। क्या आप जानते हैं कि आइसबर्ग के पत्तों में विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन के, विटामिन B6 के साथ साथ आयरन, पोटेशियम और कैल्शियम भी होता है। ये सिर्फ हरे रंग की होती है, जबकि लेट्यूस की बाकी प्रजातियां अन्य रंगों में भी उपलब्ध हैं। आइसबर्ग लेट्यूस या सलाद पत्ता आपके शरीर के लिए बहुत ही पौष्टिक और सेहतमंद होता है। आइसबर्ग लेट्यूस में विटामिन के होता है, जो आपके रक्तचाप और हृदय संबंधित बीमारियों को कंट्रोल करने में मदद करता है। आइसबर्ग लेट्यूस के सेवन से अनीमिया जैसे बीमारियों से बचा जा सकता है, क्योंकि इसमें आयरन की मात्रा ज़्यादा होती है, जो हमारे शरीर में खून बनाने और पूरे शरीर में ऑक्सीजन पहुंचाने में बहुत ज़रूरी होता है। आइसबर्ग लेट्यूस में फोलेट की मात्रा भी अधिक होती है, जिसका सेवन प्रेगनेंसी के दौरान बहुत लाभदायी होता है। आइसबर्ग लेट्यूस आपके शरीर में प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट को पचाने में मदद करता है। इससे आपको कब्ज या कॉन्स्टिपेशन की शिकायत कभी नहीं होती। आइसबर्ग लेट्यूस के सेवन से आपको आराम मिलता है और नींद भी अच्छी आती है। इसीलिए इसका उपयोग नींद संबंधित बीमारियां जैसे इंसोम्निया को दूर करने में किया जा रहा है। भले ही हर तरीके की विशिष्ट सब्जियों की मांग बढ़ रही हो, इसलिए यदि किसान अपना रुझान विशिष्ट सलाद सब्जियों की तरफ बढ़ा रहे हों, तो उन्हें सबसे पहले आइसबर्ग जैसी सलाद सब्जी को उगाकर विशिष्ट सब्जी के बाजार में प्रवेश करना चाहिए। इसके बाद बाजार का अनुमान लगाकर ही आपको दूसरी कृषि की शुरुआत करनी चाहिए। इससे आपको कभी नुकसान नहीं होगा। बाजार का ज्ञान, उत्तम उत्पादन और रचनात्मक सोच से कृषि करके किसान अच्छा मुनाफा प्राप्त कर सकते हैं। कृषि विज्ञान केंद्र के अनुभवी विशेषज्ञों की सलाह ने आज किसानों को जागरूक करने के साथ साथ एक नया आत्मविश्वास भी प्रदान किया है। भारतीय कृषि विज्ञान केंद्र एवं कृषि अनुसंधान परिषद आज विभिन्न प्रकार के फल, फूल और पारंपरिक सब्जियों के साथ साथ विशिष्ट सब्जियों की कृषि को भी प्रोत्साहन दे रहे हैं। उनकी मेहनत के फलस्वरूप आज भारत में आइसबर्ग की कृषि ने एक नई रफ्तार पकड़ ली है। आज हिमाचल प्रदेश, सिक्किम, उत्तराखंड, कर्नाटक, हरियाणा, केरल, उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र आइसबर्ग की सफल कृषि की जा रही है। बढ़ती हुई मांग और आधुनिक तरीकों के प्रयोगों को देखते हुए ऐसा लग रहा है कि जल्द ही आइसबर्ग की कृषि भारत के कई राज्यों में शुरू हो जाएगी। अगली कड़ी में हम चर्चा करेंगे एक बहुउपयोगी औषधीय मसाले की, जिसका इस्तेमाल हजारों वर्षों से होता आया है। ये केवल भोजन बनाने में उपयोग की जाने वाली वस्तु नहीं है, बल्कि इसके कई विशेष धार्मिक महत्व भी हैं। हम बात करेंगे हल्दी की। चटक पीले रंग के कारण भारतीय केसर के नाम से प्रसिद्ध हल्दी अपने सौंदर्यवर्धक और औषधीय गुणों के कारण हजारों वर्षों से रसोई की शान रही है।